हाँ जी, गुड इवनिंग। तो अच्छा, ऑडिबल नहीं हो? तो डाउट स्टार्ट करते हैं ना। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो कहाँ से स्टार्ट करें? शुरू से। पहला क्वेश्चन किसने भेजा था? ये पोलामी, आई थिंक, क्या बोलते हैं, पोलामी है ना। तो आई थिंक ये हो गया ना, बता तो दिया लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट इसका है कुसुम। कुसुम है। नेक्स्ट किसका है? नेहा। हाँ जी नेहा, कौन सा डाउट है पहले वाले जो आपने भेजा उसमें? नेहा पांडे। अच्छा, तो आप पूरा स्क्रीनशॉट है, पूरा पेज भेज देते हो। आप सिर्फ क्वेश्चन क्रॉप करके भेज सकते हो ताकि पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये चूंकि गेट का क्वेश्चन है ना, तो आपके पास क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यू ऑलरेडी नो, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। ठीक, और बोल रहा है कि रैंडम सैंपल कहाँ से लिया गया है? यूनिफॉर्म से। ठीक है, तो जो x1 x2 xn है, इट इज यूनिफॉर्म 0 थीटा। ठीक है, सो ये 0 थीटा से हमने लिया है। तो पूछ रहा है कि कोवेरिएंस बिटवीन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड, कोई बताओ, ऐसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये क्या आंसर होगा? 0। जो एक्चुअली गेट वाले बच्चे हैं, तो एक्चुअली क्या है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में अगर आप इसका कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली कंप्लीट एस्टिमेटर है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट आएगा। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा है केस में अगर आप डिराइव करेंगे, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। आप इसको कंप्लीट के डेफिनेशन से और सफिशिएंट के जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है उसको यूज करके आपको प्रूव कर पाएंगे कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, और ये होगा एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स या एंसिलरी एस्टिमेटर। और अब तो याद आ गया होगा, नेहा बताइए, कंप्लीट, सफिशिएंट और एंसिलरी में क्या रिलेशन होता है बसूस थ्योरम से? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 हो गया। अब ये इसमें डाउट है, देख कैसे आया, कब, ये क्लियर है कि ये बताऊं कि ये कैसे पता चला मुझे? नहीं सर, हो जाएगा ना? ठीक है। चलिए, अच्छा वो पुराने वाला क्वेश्चन एक जो पूछ रहा बता देता हूँ। देखो, तो ये 54 नंबर क्वेश्चन है कि x जो एक्सपोनेंशियल 1 है और y जो है एक्सपोनेंशियल 2 है और इंडिपेंडेंट है दोनों। ठीक है, तो मतलब fx ऑफ x 1 e की पावर माइनस x, x मोर देन 0, 0 अदरवाइज fy ऑफ y 2 e की पावर माइनस 2y, y मोर देन 0, 0 अदरवाइज। ठीक, नाउ z डिफाइन किया,
मिनिमम ऑफ एक्स वाई, तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एक्स गिवन जेड इज इक्वल टू एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एक्स गिवन जेड क्या है, तो ध्यान से देखो इसको, व्हाट इज जेड, जेड इज एक्स इफ एक्स इज लेस देन वाई, जेड इज वाई इफ एक्स इज मोर देन वाई। ये तो मिनिमम का डेफिनेशन से क्लियर है। सो जो मिनिमम का डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो इन दोनों में जो भी छोटा है जेड उसके इक्वल आएगा। तो जब x की वैल्यू लेस देन y है तो z x के इक्वल है, जब y लेस देन x है तो z y के इक्वल है। तो ब्रेक कर लो इसको, यहाँ बोला z x के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से, z बराबर x का मतलब क्या है, z की वैल्यू x कब है, When x is less than y, x minimum है। ठीक है, x लेस देन y। अब आपको दे रखा है यहाँ पे क्या है, और जब x लेस देन y है, मुझे बता रखा है z की वैल्यू क्या है, x है ना, मुझे बता रखा ना z बराबर x है, तो यहाँ z को x रखो, तो यहाँ z की जगह x रखो। सो x इंटू एक्स, ठीक है, हमें बता रखा है z बराबर x है, गिवन है ये, तो मैंने इसको यहाँ यूज किया, तो z की जगह x रख दिया। अब z की वैल्यू x कब है, जब x लेस देन y है, तो x लेस देन y है। अब ये निकाल पाओगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन x लेस देन y, ये तो कल भी बता रहा था भाई। आगे एक्स स्क्वायर टाइम एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन वाई, तो ज्वाइंट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइम दिस, मैं पहले एक्स लिख रहा हूं, तो एक्स की लिमिट क्या होगी, व्हाट इज लिमिट, इंटरसेक्शन लेना है ना, तो एक्स की लिमिट क्या लूं मैं यहाँ पे, हाँ, क्योंकि x स्टार्ट है 0 से और ये कह रहा है x लेस देन y है, तो x की लिमिट 0 टू y। अगर ऐसे मुश्किल लगे तो डिवाइड dx कर लो, ठीक है ना, अगर वैसा लगे कि पहले डिवाइड dx करना चाहिए तो आप डिवाइड dx कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, या तो dx dy करो, डिवाइड dx करो, डिवाइड dx करोगे y की लिमिट पहले लिखनी है, dx dy करोगे x की लिमिट पहले लिखनी है, तो 0 टू y और y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो जाएगा सॉल्व। ये आगे भी करूं, हाँ जी, डाउट वाले लोग हैं, अरे बताओ भाई चंदन, हो जाएगा आगे, क्या आगे करूंगा सॉल्व, हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट वाले में कौन सा डाउट है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। हो गया, हो 8 गया था। ओके। नेक्स्ट किसका है, आपका नेक्स्ट जो भी हो गया 17 पूछना है या हो गया, सर बता दीजिए। सेवनटीन कह रहा है कि x जो है, x इज पॉइसन लैम्डा, ठीक है, तो x जो है पॉइसन लैम्डा है, एंड आपसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेशन 1/x+1 गिवन x मोर देन 0। तो क्या मतलब है, ऐसे इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो बाय डेफिनेशन डिस्क्रीट है, समेशन 1/x+1 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0। अब बताइए मैं क्या लूंगा इसका लिमिट, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, है ना, ऐसे तो 0 से इंफिनिटी थी, लेकिन यहाँ मोर देन 0 बोल रहा है, तो 0 इंक्लूडेड है कि नहीं, नहीं है ना, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। हो गया, तो 1 से इंफिनिटी, ये सॉल्व कर लोगे, ये 1 - 0 कर लो, इसको हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ मैंने यूज किया है। सर ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता देंगे, बताता हूँ, देखो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू, अगर तुम वैसे देखोगे तो वैसा लिखा मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू इंडिकेटर ऑफ
ये क्या है, कंडीशनल एक्स वो है ना, तो बता दो ना फॉर्मूला इसका, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एक्चुअली वो फॉर्मूला मतलब कैसे आ रहा है वो एक बार बता दें। फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो कंडीशनल पीएमएफ आपको क्लियर है। हाँ सर। मुझे ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई क्या होता है। ये जैसे सिंपली मतलब कि जॉइंट का एक्सपेक्टेशन करते हैं x into f of x y जॉइंट का एक्स इंटू, x given y। नहीं उसको बोला दो, एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए पूछना कैसे आ रहा है। तुम ये बताओ, ये तो बहुत डेफिनेशन, इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो आपको अगर इसका डेफिनेशन नहीं पता है तो ये कैसे समझ आएगा, तो ये तो बताओ मुझे। सर x into f of मतलब x को x into x f of x given y। हाँ एक्स गिवन वाई, तो ये ऐसा कहां से आया, ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ एक्स इंटीग्रेशन जो भी एक्स की लिमिट है, तो ये कहां से आया, थोड़ा और ठीक से लिखो, देखो ध्यान से। अब ये कहां से आया, क्वेश्चन ये है, इसका जो आंसर आप दोगे वही आंसर इसका भी है। ये जो आप बता रहे हो कहां से आ रहा है, डेफिनेशन से, तो ये भी डेफिनेशन से आ रहा है, ये वाला भी डेफिनेशन से आ रहा है। आपको कंडीशनल कौन सी, यहाँ क्या किया मैंने, यही चीज तो यहाँ भी है, देखो जरा ध्यान से। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, यही तो है। कैसे आया ये, ठीक है कि नहीं अभिजीत, ठीक है कि नहीं, ये ठीक है। हाँ तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, जो कंडीशनल है वो आपको इंटरसेक्शन में लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइम्स अब होगा ज्वाइंट, और ये तो गिवन है, जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी ना, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होता तो मैं प्रोबेबिलिटी लगाता, यहाँ एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशन की वजह से ये एक्स क्यों आया है, एक्सपेक्टेशन की वजह से ना। अगर सिर्फ पीडीएफ है, अगर ये सिर्फ पीडीएफ है तो वही तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ क्या नया हो रहा है, आप देखो जरा, कुछ नया हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, अब यहाँ इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स वाई दोनों का फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ज्वाइंट पीडीएफ dx dy। अब लिमिट देख लो, इंटरसेक्शन लेना है लिमिट की, इस तरीके से सेम स्टोरी यहाँ भी है। इसमें क्या डेफिनेशन लग रहा है और कुछ अलग थोड़ी है कि अगर ये नहीं होता, अगर आपके पास सिर्फ एक्सपेक्टेशन 1/1 प्लस एक्स होता तो आप क्या करते, यहाँ पे मैं क्या करता, सिंपल 1/1 प्लस एक्स प्रोबेबिलिटी एट एक्स, यही करते ना आप। तो वही तो यहाँ भी हो रहा है, ये डिवाइड क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गिवन है। अब ये लिमिट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा होगा ना यहाँ पे। हाँ जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम होता है ना, मतलब कि बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि एक्सपेक्टेशन आ जाता है। हाँ वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, तो जिसका भी एक्सपेक्टेशन लिखना है वो उतना टाइम्स होता है ना वो, तो वही तो हो रहा है। अगर ये एक्सपेक्टेशन दिए है तो ये आ गया यहाँ पे, हाँ वही चीज है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है, समझ लो आप। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी थी, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती थी इंक्लूडिंग 0, यहाँ 0 से ज्यादा है तो इंटरसेक्शन लेंगे ना, a गिवन भी है तो यहाँ मुझे इंटरसेक्शन लेके काम करना पड़ेगा, दोनों सेटिस्फाई हो, गिवन है ना इसीलिए, तो दोनों सेटिस्फाई हो। तो डेफिनेशन है बस, ये डेफिनेशन से आ रहा है, डेफिनेशन से। तो हो जाएगा ना वो, हाँ ठीक है। अब आगे इसको कंटिन्यू कीजिए, पीएमएफ रख के सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई। नहीं आगे मैं करूँ आगे, ये हो जाएगा, नहीं डाउट था। नेहा पांडे हो जाएगा कि नहीं, सब सो जाते हैं क्या। नेक्स्ट बताओ किसका नेक्स्ट डाउट, आदित्य। हो जाएगा सर, माइक का अच्छा ठीक है, मतलब आगे आप कंटिन्यू कीजिए, हो जाएगा, नहीं तो फिर पूछिए आप। ये
ये क्या बोल रहा है? अच्छा ये तुम P second access attempt fails given first access attempt fails. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम नहीं कर रहा है क्या है? अच्छा ये जो मैंने आईआईटी बॉम्बे वाला ट्यूट सीट भेजा था उसका क्वेश्चन है। हाँ तो ये एक्चुअली वहां पे जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं अभी, एमएससी पीएचडी ऑपरेशन रिसर्च वाला ओआर डिपार्टमेंट में, उसी ने बच्चे ने भेजा था, मैंने कहा भेज दिया तुम लोगों को, तो ट्राई कर सकते हो। हालांकि ये सब जैम पैटर्न में जरूरी नहीं होगा क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। एमएससी जब कर रहे हो बॉम्बे में तो वहाँ जो टेस्ट है क्लास टेस्ट भी सब्जेक्टिव होता है, फाइनल एग्जाम भी सब्जेक्टिव होता है, तो उस तरह से है कि फिर भी ठीक है, सीखने के लिए ओके है, तो ट्राई करते हैं। तो कोई जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली ये अलाइंड होगा जैम के सिलेबस के साथ, क्योंकि ये एमएससी जो वहाँ पे है एमएससी के सिलेबस का क्वेश्चन है ये। तो सो अ पर्टिकुलर वेब सर्वर में बी वर्किंग और नॉट वर्किंग, तो दो पॉसिबिलिटी पार्टीशन हो गया, वर्किंग और नॉट वर्किंग। इफ द वेब सर्वर इज नॉट वर्किंग एनी अटेम्प्ट टू एक्सेस इट फेल्स, अगर सर्वर वर्क नहीं कर रही है तो इट विल फेल फॉर श्योर। इवन इफ द वेब सर्वर इज वर्किंग, अगर वेब सर्वर वर्किंग है तो एन अटेम्प्ट टू एक्सेस इट कैन फेल ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन, congestion beyond the control of the web server. Suppose that a prior probability that the server is working is 0.8. So server is working, this probability is 0.8. Server is not working, 0.2. Suppose that if the server is working, then each access attempt is successful with probability 0.9. अगर वर्क कर रही है तो उसके बाद वे जो तुम्हारा अटेम्प्ट होगा सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, उसके बाद फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक, अगर वेब सर्वर वर्किंग है तो, अगर वेब सर्वर वर्किंग नहीं है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? If web server is not working, so what is the probability of success? नहीं नहीं, तुम फर्स्ट लाइन पढ़ो फिर से, सेकंड क्या बोलते हो, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो इसका, पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पढ़ो क्या लिखा है। देखो तुम लिख के बताता हूं। सो E1 है सर्वर इज वर्किंग, वेब सर्वर इज वर्किंग, ठीक। E2 है वेब सर्वर इज नॉट वर्किंग, ठीक। अब तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इवेंट ए है, अभी के लिए मैं अभी जरा समझा रहा हूं, सक्सेस, या मैं अलग से लिख देता हूं। तो ये बोल रहा है कि attempt access it can fail due to this, and if the server is working then each access attempt is successful. So like probability of successful attempt, जो तुम्हारा attempt सक्सेसफुल होगा अंडर E1 क्या है, मैं ये पूछ रहा था। probability of successful attempt अंडर E2 ये क्या है, मैं ये पूछ रहा था। मुझे गिवन है E1 की प्रोबेबिलिटी की सर्वर वर्किंग होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, सर्वर वर्किंग नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल है, सॉरी अगर सर्वर इज वर्किंग, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर अटेम्प्ट विल बी सक्सेसफुल। क्या क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, देख के बताओ। इफ सर्वर इज वर्किंग the probability of successful attempt क्या दिया है, 0.9. if server is not working the probability of successful attempt, हाँ सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है वो कि if सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहता है वही हमें पहचानना है। सो
इफ द वेब सर्वर इज नॉट वर्किंग एनी अटेम्प्ट टू एक्सेस इट फेल्स, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर एक्सेस अटेम्प्ट्स। अच्छा, तो अब आगे बात, ये एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं ना, पहला अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। फिर फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटी, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो तुम्हें डाउट क्या है, सी पार्ट में है ना। सो सी पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी सेकेंड एक्सेस अटेम्प्ट फेल्स। सो सेकेंड एक्सेस अटेम्प्ट फेल्स given first fails, first access attempt fails, है ना। So probability A given B, second attempt fails intersection first attempt fails upon probability first attempt fails। ठीक, तो ओके, अब ध्यान दो, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे दोनों अटेम्प्ट तुम्हारा फेल हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। 0.9 into 0.8 दूसरा तो 0 होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्स, सो वेव सर्वर वर्किंग और नॉट, उसके हिसाब से ना। हाँ, तो वर्किंग नहीं है तो फिर 0 दिया हुआ है। देखो एक मिनट, प्रोबेबिलिटी फेल अटेम्प्ट अंडर E1 0.1, फेल अटेम्प्ट अंडर E2 क्या होगा, फिर 0.1 कहाँ से है? इसका कॉम्प्लीमेंट। सक्सेसफुल अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.9, तो फेल अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी 0.1, तो वो 1 हो जाएगा दूसरा। सक्सेसफुल अटेम्प्ट अंडर E2, फेल अटेम्प्ट अंडर E2। सो ये रखा है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ फेलियर की बात करा, तुम्हें ये नहीं बताया कि वेब सर्वर वर्किंग है कि वर्किंग नहीं है। तो तुम्हें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है एक्चुअली। तो डिनोमिनेटर तो निकाल लोगे ना, फर्स्ट सर्वर फेल्स, तो इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। डिनोमिनेटर तो इजी है कि, हाँ डिनोमिनेटर इजी है कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability first attempt fails, so fail attempt given E1 plus probability E2 into fail attempt under E2, तो ये तो आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अटेम्प्ट्स आर इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ लिखा है ना, क्या लिखा है, हाँ देखो लिखा हुआ है independent of the other excess attempts, so all attempts are independent, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड टू फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाला कट ही जाएगा, तो सिर्फ सेकंड का निकाल लो। अच्छा, क्योंकि अटेम्प्ट अगर इंडिपेंडेंट है तो सेकंड एक्सेस फेल्स, सेकेंड अटेम्प्ट फेल्स, मतलब यही निकालना है तुम्हें। तो अगर ये अटेम्प्ट्स इंडिपेंडेंट ने क्या कहा है कि ईच एक्सेस अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल विद प्रोबेबिलिटी 0.9, हर अटेम्प्ट सक्सेसफुल है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एक्सेस अटेम्प्ट्स, सो ईच अटेम्प्ट्स आर इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या ही इतना करना था मुझे, मतलब है ना, वो बाद में फिर से मैं पढ़ाऊंगा ना। तो पहले अगर आप देखो इनसे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट है, तो अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या हो जाएगा,
वर्किंग आपके तो चलो इसको तो हटा दो तुम। अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि सेकेंड अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी फेल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो तुम्हारा सीधा सीधा आ गया, प्रोबेबिलिटी सेकेंड अटेम्प्ट फेल्स। तो सेकेंड अटेम्प्ट फेल हो रहा है ना, पहला अटेम्प्ट क्या है, इसमें पार्टीशन बनेगा, पहला सक्सेस करके ठीक है, पहला सक्सेस, हाँ मान लो फर्स्ट सक्सेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो सेकंड इवेंट फर्स्ट। तो अटेम्प्ट जब वो है तो डायरेक्टली लगा लो ना प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या कुछ दिक्कत आएगा, फर्स्ट कुछ भी रहो क्या ही दिक्कत है, इसको सेम प्रोबेबिलिटी लगाओ ना। अगर मैं ये लगा लूं, अटेम्प्ट तो इंडिपेंडेंट है ना, फर्स्ट हो या सेकेंड हो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट तो इंडिपेंडेंट है। तो अगर फर्स्ट वाला मान लो फेलियर था तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सेकेंड अटेम्प्ट को, हाँ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अटेम्प्ट तो इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली ये लगा लो, खत्म। सेकेंड हो चाहे फर्स्ट हो क्या ही फर्क पड़ता है, ईच अटेम्प्ट्स आर इंडिपेंडेंट, तो हर अटेम्प्ट इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। तो सर्वर इज वर्किंग एंड फेल अटेम्प्ट गिवन E1 प्लस E2 फेल अटेम्प्ट गिवन E2, लगा लो इसको, तो इससे आ जाएगा, पुट कर लो अब। तो आंसर तो ऐसे है, इसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी उसके एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो क्या होता है, वो बेजियन एस्टिमेटर आता है, बेजियन एस्टिमेटर या बेजियन स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो बेस थ्योरम पे बेस्ड होता है, प्रायर एंड पोस्टीरियर। तो ये एग्जाम में ये वर्ड नहीं आएगा, यहाँ इन्होंने यूज कर दिया है। तो प्रायर इंफॉर्मेशन, पोस्टीरियर इंफॉर्मेशन, ये गेट में भी नहीं है हालांकि, ये है ना, एक एमएससी में जाओगे तो कुछ जगह ये सब्जेक्ट है, बेजियन एस्टिमेटर या बेजियन स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा एनालिसिस में काफी यूज होता है। तो उसमें आता है ये सब, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है एक्चुअली, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन सब में इसका काफी यूज है। तो रिसेंट फील्ड ही है, तो ये मतलब डिसीजन थ्योरी ऐसा कुछ सब्जेक्ट आता है, वो सब है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जाम में यूज नहीं करें, यहाँ इन्होंने जस्ट यूज कर लिया प्रायर प्रोग्राम, पहले गिवन है तुम्हें प्रायर इन्फॉर्मेशन, तो ये तुम्हारा जाम हो, ये सब वर्ड यूज नहीं करेगा। क्योंकि पता है ये असाइनमेंट चूंकि आईटी बॉम्बे के एमएससी का असाइनमेंट है, तो वो उस लेवल पे ऐसे, अरे तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा बस प्रैक्टिस के लिए दे दिया, तो जाम टाइप का वो कर दो, बाकी तुम इग्नोर कर सकते हो इस तरीके से। इससे आंसर आ जाएगा, पुट कर लो, यहाँ से दिख तो रहा है, ठीक है ना, वो मैंने ऊपर ही गलत कर दिया था। ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सीरीज ओपन करके कभी नहीं हो रहा है, कौन सा सीरीज, 17 में अच्छा 17, क्वेश्चन वाला था, हाँ हाँ अच्छा, तो उस क्या उसका हाँ क्या आएगा उसका? अब पता नहीं क्या आएगा, देखो ये वाला ना, तो यस सर। आप देखो दिमाग लगाना, जब भी ऐसा कुछ हो ना तो वापस उसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आओ वापस, सीरीज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी पॉइजन है ना, तो मैं इसको इंक्लूड करके एक अगेन पॉइजन का पीएमए बना दूंगा, तो वो 1 हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो प्रोबेबिलिटी आएगी। देखो यहाँ पे जैसे समेशन x इज 1 टू इंफिनिटी, ये पीएमएफ क्या है 1/x+1, ये क्या है आपका e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0। तो ऐसे डिनोमिनेटर देख के ही बाकी सारे ऑप्शन आउट हो जाएंगे आप अगर चाहो तो। सो इसको देखो ठीक से, सो समेशन e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x+1 अपॉन x+1 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो आप, मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है उसको मैं अभी बैलेंस करूंगा। मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा बताइए, 1/λ से ये तो मिलके ये तो डिनोमिनेटर बन ही गया, ये था ही ऑलरेडी, यहाँ लैम्डा की पावर x था, मैंने अपनी मर्जी से लैम्डा की पावर एक पावर ऐड कर दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस कर देते हैं, अपॉन 1 माइनस पॉइजन में x को 0 रखिए, यहाँ पे x को आप 0 रखिए, क्या आंसर आएगा e की पावर माइनस लैम्डा। तो आप डिनोमिनेटर देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा, लेकिन आपको इससे ही आइडिया मिल जाएगा। क्या लग रहा है
ए ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक, मे बी, अगर कैंसिल नहीं होगा आंसर तो। ए है। ठीक है ना, तो ए में ही है डिनोमिनेटर, बाकी में तो है ही नहीं है। फिर भी ऐसे मतलब ये तो एक तुक्का टाइप का हो गया, लाइक गेसिंग टाइप का, बट एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो देख लेते हैं कि इसको बाहर भेजो e की पावर -1। अब ये वैल्यू 1 कब होगी आप सोचो। अच्छा यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है, x + 1 है। अच्छा एक मिनट, फिर वहाँ लैम्डा की पावर -1 होगा। अच्छा मैंने गलती से लिख क्या, अच्छा यहाँ सॉरी हाँ लैम्डा ऐड। हाँ ये मैंने गलती कर दी है ना, ये यहाँ लैम्डा के पावर ऐड किया था, लैम्डा की पावर घटाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, तो x + 1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा ध्यान से देखो, मैं x + 1 को y रख देता हूँ, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। ठीक, तो मैंने x + 1 का नाम y रखा है, तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, तो y बराबर 2 से इन्फिनिटी है, और अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, ये फिर से लैम्डा की पावर -1 है, मतलब यही वाला चीज है, वो मैं गलती लिख दिया था। अब बताइए इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती थी, न्यूमरेटर 1 कब होगी, जब y की वैल्यू कहां से कहां तक होती तो 1 हो जाती मतलब वैल्यू। 0 से। हाँ y अगर आपका 0 से इन्फिनिटी होता, सो दिस वैल्यू इज 1, तो कोई बात नहीं हम 0 से इन्फिनिटी लिख देते हैं। मैं क्या करता हूँ देखो ध्यान से, तो मैं इसको 0 से इन्फिनिटी लिख देता हूँ, तो कितना एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ उसको बैलेंस कर लो, तो जितना मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है उतना मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। मैंने कितना इंक्लूड किया है, 0 और 1 को ही तो एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे, तो आप y को 0 y को 1 रखो, क्या आएगा, y को 0 रखोगे e की पावर माइनस लैम्डा, y को 1 रखोगे तो y को 1 रखो आप, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा, यही तो एक्स्ट्रा किया आपने। यस सर। तो मैंने 0 से इन्फिनिटी कर दिया, तो ये 2 टर्म इंक्लूड किए, 2 टर्म आउट कर दिए, तो अब इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसको लैम्डा को नीचे बुला लो, तो लैम्डा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, इस लैम्डा को नीचे बुला लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा माइनस दिस। ठीक है, यही आंसर है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये पीएमएफ है, तो पीएमएफ का समेशन सपोर्ट पे 1 होता है, इसलिए हमने पीएमएफ का डेफिनेशन यहाँ यूज किया कि ये समेशन 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पॉइजन का ही पीएमएफ है एक्चुअली, और y 0 से इन्फिनिटी है तो वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट, तो ये हो गया आदित्य का, ये हो गया, और क्या होगा, ये सब तुम्हारा उसी असाइनमेंट का डाउट है, उसको तुम इग्नोर, जो नहीं हो रहा है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सर ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन x जो है ना, ये जो क्वेश्चन जो पूछा था, यस सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन 2020 में 1 अपॉन 2 प्लस x का होता, मतलब कि उसमें Yes. कोई मैनिपुलेशन करके वो निकालना पड़ता। और 2022 में सेम क्वेश्चन e ऑफ 1/1 प्लस x आया बाइनोमियल के लिए, कंडीशनल नहीं था, आप चेक करेंगे जैम 2022 में e ऑफ 1/x प्लस 1 आया हुआ है बाइनोमियल एनपी के लिए, है ना। नहीं सर 2020 में, हाँ 2020 में पॉइजन के लिए यही पूछा था। अच्छा पॉइजन के लिए ना, मैं बोल रहा हूँ बाइनोमियल के लिए 2022 में ये पूछा था, मैं ये बोल रहा हूँ 2022 में बाइनोमियल के लिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव वाला तो आदित्य भी छोड़ सकते हो या करा दूंगा, हालांकि ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 जो है जैम जैसा। चलो उससे पहले कुछ और बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। हाँ क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, पहला समेशन होगा पॉइजन का, तीसरा वाला तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है, के बाद ये क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट है, तो मतलब ये तो सीधे पॉइजन का पीएम था ना, तो ये तो हुआ ना। एक मिनट रुको, ये तुम अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगाना पड़ेगा ना, k पे समेशन है ना, सो k फ्रॉम 0 to n e की पावर -n n की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि n टेंस टू इन्फिनिटी है,
तो समेशन k फ्रॉम 0 टू n, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k, जहां x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइसन n, यही है ना, लैम्डा की जगह e के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा भी है, तो इस तरह से हो गया। ओके, तो इसको मैं फर्दर लिखूं, ध्यान से देखो, तुम्हें जो लग रहा है वो गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ भी पैरामीटर है, यहाँ भी दोनों हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में लिखो तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं, ब्रैकेट में क्या लिखूं, x greater than k अरे नहीं भाई, k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to n। तो ये तो पूछ रहा हूं, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n, यही है ना, है ओके। तुम्हारा x क्या है यहाँ पे, x इज पॉइसन n, तुमने पढ़ा हुआ है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन, मतलब यू अप्रोक्सीमेट पॉइजन एज अ नॉर्मल, क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x नाउ व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इज वेरी लार्ज, हाँ, तो नॉर्मल n कॉमा n, फाइन, ठीक है, तो इसको तुम सिर्फ ये लिखो अब, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, क्योंकि सपोर्ट तो इसका ऑब्वियसली 0 ही है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट दिस, क्योंकि ऑब्वियस है 0 से, है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ये होगा तुम्हारे पास, और x है पॉइजन n, और हम जानते हैं वी कैन अप्रोक्सीमेट पॉइजन इनटू नॉर्मल, वी कैन अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल इनटू नॉर्मल, कब, व्हेन n इज वेरी लार्ज, है ना, सो यहाँ n लार्ज है, n लार्ज है ना, तो दिस पॉइजन n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल n कॉमा n, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब तुम्हारे पास x का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ n n, तो बताओ क्या करूं, by 0.5 आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ यूज क्या हुआ, यहाँ यूज हुआ है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, z लेस देन 0, अब लिमिट का काम खत्म हो गया, क्योंकि लिमिट नहीं उसको z बनाया है, ये लिमिट नहीं इस चीज को z बनाया, तो यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज नहीं हो रहा है, कुछ लोग लगता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज हो रहा है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n पैरामीटर नहीं होता है, n सैंपल साइज होता है, यहाँ सैंपल साइज 1 है, क्योंकि एक ही रैंडम वेरिएबल है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आपके पास x1 x2 x3 x4 x5 xn होता है, और वो वाला जो n सैंपल साइज है वो इन्फिनिटी पे जा रहा होता है, यहाँ सैंपल साइज n नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, देखो पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर की वैल्यू n पे जा रही थी, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है अप्रोक्सीमेशन वाला, जो सिलेबस में भी है, जैम में भी और गेट में भी, तो यहाँ से 5-0 एंड 5-0 इज हाफ, तो ऐसे लोग लग सकता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन n कैसे होगा, एक बार सोचो, ये x क्या है, ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन n, X- सेकंड लास्ट, ये k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to n, तो अगर इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, खोलिए इसको, मुझे ये बताइए, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू n, इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x पॉइजन है, x पॉइजन लैम्डा है मान लीजिए अपनी मर्जी से, तो क्या करेंगे आप, x goes from 0 to n, तो मैंने इसी को तो ये लिखा है ना, ठीक है, आप इक्वलिटी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इक्वलिटी मैंने छोड़ दी है ऐसे, आप इक्वलिटी लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सो ये समझा ना, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे n पे, तो हमने अप्रोक्सीमेट किया चूंकि इसको, तो पॉइजन का अप्रोक्सीमेट नॉर्मल में करते हैं हम लोग, n लार्ज होता है तब, तो इसीलिए, और किसी का रह गया, एक और कर लेते हैं, इनका शिवा का रह गया, शिवम आई थिंक है ये, तो और किसी का रह गया, बाकी का हो ही गया है, चलो इनका देख लेते हैं, हाँ जी शिवम, कौन सा आपका डाउट है, ऐसे ही है नहीं, भेज दिया ऐसे ही, छोड़ दो फिर, सर इक्वेशन नंबर 5 में ऑप्शन सी का mgf कैसे होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में इसका mgf कैसे होगा,
सर तो 5 में क्या है, आप इसको x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? यूनिफॉर्म -5/2। हाँ, तो मुझे ये बताइए पहले तो x अपॉन पाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपको स्केल लोकेशन चेंज करना आता है? यहाँ x की वैल्यू इस इंटरवल में है, अगर डिवाइड कर देंगे पाई से तो क्या हो जाएगा? -1/2। जी, ये लोकेशन चेंज हुआ, इसको बोलते हैं लोकेशन चेंज करना। x बाई पाई प्लस 1/2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 0 to 1। 0 to 1, ये हुआ लोकेशन चेंज। अब -2 log x बाई पाई प्लस 1/2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? थ्योरम याद है? यस सर। काई स्क्वायर 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2 या एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 बोल सकते हैं आप, है ना? तो देखिए इसका क्या आएगा, इसका mgf क्या आएगा, अब चेक कीजिए आप। यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बाकी डाउट अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल 6 to 7। चलिए, तो सर क्लास ओवर होने के बाद जो 5 मिनट बचेगा उसमें बता दीजिएगा। नहीं, आप हो तो अभी बता देते, कोई दिक्कत नहीं, ओवर क्या अभी कर देते हैं, जब करना ही तो क्लास लेट स्टार्ट होगी। क्या आपका कौन सा डाउट है? सर 8 और 9 वाला था। 8 और 9, चलिए। सो 8 कह रहा है कि जो xn है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, पहले ही बता दिया कि कन्वर्जेंट है, और x1 की वैल्यू पाई प्लस रूट 2 से ज्यादा है, मतलब पहली टर्म जो है पाई प्लस रूट 2 से ज्यादा है। और तो मैं मान लेता हूं, मान लो पहले टर्म जो है पाई प्लस रूट 2 से ज्यादा है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो पाई प्लस 2 ले लूं अपनी मर्जी से, मतलब अभी अज्यूम कर लिया जस्ट फॉर एग्जांपल xn प्लस 1 इज इक्वल टू, या जो भी है पाई प्लस रूट 2 से ज्यादा लिखा, चलो ज्यादा भी रहने दो, बाद में देखेंगे क्या अज्यूम करना बेटर रहेगा। xn प्लस 1 इज इक्वल टू पाई प्लस रूट अंडर xn माइनस पाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट। इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो आपको पता है कि अगर xn लिमिट l पे जा रही है, अगर xn की लिमिट n टाइम्स लिमिट l है, तो xn प्लस 1 की लिमिट क्या होगी? एल होगी सर। यस, तो ये यूज कर लीजिए। तो ऑपरेटिंग लिमिट बोथ साइड, सो l इज इक्वल टू पाई प्लस रूट अंडर l माइनस पाई। यहां से l निकल पाएगा कि नहीं? देखिए हां सर, निकल गया। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 l आएंगे, तो आपको चेक करना है कि एक तो ये है, और इसका बिहेवियर देख लो, कि आप देख लो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करना कि वो लिमिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो उसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो लिमिट होगी, डिक्रीजिंग है तो उसकी फिर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको इन्फिमम बोलते हैं, वो लिमिट होगी, इस तरीके से, तो उससे आ जाएगा। सर उसके बाद वाला भी बता दीजिए। जी, जो 9th है, एक्चुअली 9th हमने क्लास में डिस्कस किया था, काफी डिफरेंट बहुत सारे अप्रोच ट्राई किए थे हमने क्लास में, तो अभी देख लेते हैं। अभी के लिए पूछ रहा है कि क्या है, मोनोटोन है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोन नहीं है, तो 2 चीजें डिसाइड करनी, तो मोनोटोन और कन्वर्जेंट। तो एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए ये बाउंडेड है कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड करो आप, बाउंडेड है ना? कॉस है ना, तो इसलिए बाउंडेड होगा, चाहे एन कुछ भी रख लो आप। लगा हुआ चला हाँ, तो कॉस लगा हुआ तो सर वो -1 to 1 तो बाउंडेड होगा वो। हाँ, वो बाउंडेड तो रहेगा ही। अब मेन क्या है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? सर इसको दो में स्प्लिट कर लेते हैं ना, हाँ, एक और वाला इवन वाला, वहां से सीधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही लिखा है, पावर एन ही है इसका, ठीक है। असाइनमेंट से लिया हुआ है सर। हाँ हाँ, वो ठीक है, मैं समझ गया, मतलब क्वेश्चन सही टाइप हुआ, मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। जिसमें क्या है, देखो आपसे अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के देखो तो क्या आएगा। अच्छा चलिए, ऑड इवन के लिए कैसे कह रहा है, मान लो x to n अगर मैं फाइंड करूं तो क्या होगा, cos 1/2 tan इनवर्स फिर -n/2 की पावर n। तो अभी अच्छा सीधा छोड़ो ना, आप सीधा लिमिट लगाओ इसमें, ये xn लिख रहा हूं मैं अभी, रुक जाओ।
अगर मैं सीधा सीधा लिमिट लगाता हूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो व्हाट डू यू थिंक क्या लिमिट आएगी इसकी? सिंपली लिमिट कन्वर्जेंट कब होगी सीक्वेंस? अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये सिंपल है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज। तो एक बार कन्वर्जेंस चेक करना है तो आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो, क्या आंसर आएगा? तो ये -n/2 की पावर n है, तो मतलब इंफिनिटी रखोगे तो क्या बनेगी ये? तो जैसे बता रहे थे दो केस है कि अगर मान लो n तुम्हारा इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस इंफिनिटी बनेगी ये। अगर n उस तरह से ऑड होगा तो ये माइनस इंफिनिटी बनाएगी। तो कोई बात नहीं, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना होता है? नहीं, π/2 माइनस π/2, फाइन। अब आपको cos के बारे में पता है, अच्छा हाफ से मल्टीप्लाई करो तो या तो माइनस π/4 आएगा या π/4 आएगा, समझ रहे हो? डिपेंड कर रहा है n पे, n ऑड है कि इवन है। तो एक बार माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो मतलब माइनस π/2 या प्लस π/2, मतलब हाफ बाहर है तो माइनस π/4 या प्लस π/4। लेकिन cos उसको क्या करेगा, कर लेगा ना, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो आंसर क्या आया फाइनल? cos π/4 कितना होता है? सो 1/√2 ही आएगा। तो चाहे मतलब हाँ, वो जो बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहे थे कि आप इवन सबसीक्वेंस लो दैट विल कन्वर्ज टू 1/√2, आप ऑड सबसीक्वेंस लो दैट विल आल्सो कन्वर्ज टू 1/2। तो मतलब हाँ, यू टेक एनी सबसीक्वेंसेस, ऑल द सबसीक्वेंसेस विल कन्वर्ज टू 1/√2 ओनली। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा एक्चुअली, तो ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट आ गई आपकी 1/√2, ठीक। तो ये तो हो गया लिमिट। अब आपको डिसाइड करना है मोनोटोन प्रॉपर्टीज, तो कैलकुलेटर अलाउड है, एक दो टर्म निकाल के आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो लाइक यू जस्ट फाइंड x1, यू जस्ट फाइंड x2, यू जस्ट फाइंड x3, 3-4 टर्म कैलकुलेटर यूज करके आप फाइंड कर दो, आपको दिख जाएगा कि अगर कभी वैल्यू बढ़ घट रही है तो नाइदर मोनोटोनिक नहीं है, अगर सिर्फ बढ़ती जा रही है तो मोनोटोनिक है, सिर्फ घटती जा रही है तो मोनोटोनिक मतलब होगा। तो ये आप ये टर्म्स फाइंड करके देख लो कैलकुलेटर यूज करके। कर सकते हो कि नहीं? ये करो, दिखाऊं मैं? तो कन्वर्जेंट तो है ही। अब मोनोटोन के लिए आप टर्म्स निकालो, आपको पैटर्न दिख जाएगा। अगर कभी इससे बड़ा आ गया फिर बाद में छोटा आ गया, नॉट मोनोटोन। अगर इंक्रीज होता ही जा रहा है और लिमिट भी आपको पता है कि लिमिट ये है, इसका मतलब तो ये है कि देखो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मोनोटोन होना जरूरी नहीं है। अगर मोनोटोन होगा एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ मोनोटोन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा एक बारी। तो आई थिंक यहाँ पे होगा मे बी, है ना? सो चेक करना है, पर मैं तो श्योर, मुझे याद तो आंसर रहता नहीं है, तो आप ये प्रोसेस करके देख लो, ठीक है। तो अभी हम 7 to 9 बैच कंटिन्यू करते हैं अब। चलो तो डिक्रीजिंग हो रहा है सर, डिक्रीजिंग है ना? हाँ, ये डिक्रीजिंग आएगी, ठीक है। सो ये आपकी डिक्रीजिंग आएगी, एक्चुअली वैल्यू घटती चली जाएगी। अच्छा, उससे भी दिख जाएगा ना, क्योंकि ये डिक्रीजिंग अगर है तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, दिस विल बी द लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सारे टर्म इससे ज्यादा ही आएंगे और n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दोगे तो वैल्यू यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये है। तो बाकी टर्म इससे ज्यादा ही आएगा क्योंकि ये लोअर बाउंड है, 1/√2 इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सारे टर्म इससे, अगर डिक्रीजिंग है तो कहाँ कन्वर्ज करती है वो? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम इन्फिमम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं 7 to 9। थैंक यू, एंड अभी के लिए बाय। 7 to 9 कंटिन्यू करेंगे।